बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज हम लोग कंजंक्शन और इसकी टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। ये हमारी ये हमारी 7वीं स्पीच पार्ट्स ऑफ स्पीच में से 7वां होगा जो हम लोग जो है वो अब डिस्कस करने लगे हैं डिटेल में। इससे पहले हम लोग नाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रोनाउन और प्रपोजिशन को डिस्कस कर चुके हैं। तो ये हमारी 7वीं है कंजंक्शन एंड इट्स टाइप्स। तो आज हम कंजंक्शन को डिस्कस करेंगे और इसकी टाइप्स को डिस्कस करेंगे। कंजंक्शन बेसिकली होती क्या है? कंजंक्शन वो जो आपके वर्ड, फ्रेजेस या क्लॉजेस को ज्वाइन करती है आपस में, दो लफ्ज़ों को जोड़ती है या दो फ्रेजेस को जोड़ती है या दो क्लॉजेस को जोड़ती है। जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था कि फ्रेजेस जो है वो 2-3 लफ्ज़ों का मजमुआ होता है और इसका जो है वो ये 2-3 लफ्ज़ों से मिलके बनता है, लेकिन ये अपना फुल मीनिंग नहीं देता। या सिंपल वर्ड्स में कह सकते हैं ये सेंटेंस फॉर्म में नहीं होता, क्योंकि सेंटेंस हमारा जो है वो फुल मीनिंग देता है, ये हमारा फुल मीनिंग नहीं देता। लेकिन इसके उल्ट पे अगर हम लोग क्लॉज को देखें तो क्लॉज जो है वो हमारा एक फुल सेंटेंस की सूरत में होता है। ऐसे यानी कि लफ्ज़ों का मजमुआ जो एक अपना पूरा मतलब दे रहे होते हैं, जो एक पूरे फिक्रे की सूरत में होते हैं, तो उसको हम लोग क्लॉज कहते हैं। तो ये आपका कंजंक्शन जो है वो आपका दो वर्ड्स को, दो फ्रेजेस को या दो क्लॉजेस को आपस में जोड़ता है। कंजंक्शन की सबसे पहली टाइप जो है वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो आपकी दो लफ्ज़ों को, दो फ्रेजेस को या दो क्लॉजेस को आपस में जोड़ती है। लेकिन इसमें अगर क्लॉजेस को ये ज्वाइन कर रही है तो उसमें दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होंगे। इंडिपेंडेंट क्लॉजेस वो यानी कि जो अपना मतलब पूरा करने के लिए दूसरे क्लॉज पे डिपेंड नहीं कर रहे होते। यानी कि एक सिंगल क्लॉज है वो अपना पूरा मतलब दे रहा है, उसके लिए हमें दूसरे क्लॉज की ज़रूरत नहीं है। तो वो जो है वो आपके इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होंगे। जिस तरह अगर हम लोग कहते हैं कि वो स्कूल नहीं आया, अब यानी कि वो स्कूल नहीं आया, रीज़न हमारे पास मौजूद नहीं है क्योंकि वो बीमार था। या अगर हम लोग कहते हैं क्योंकि वो बीमार था, तो ये आपका सिंगल जो है वो डिपेंडेंट क्लॉज है। इसको कंप्लीट करने के लिए हमें एक सेंटेंस की ज़रूरत है, तो वो आपका डिपेंडेंट क्लॉज होगा। लेकिन अगर जिस तरह वो स्कूल नहीं आया तो ये आपका एक कंप्लीट क्लॉज है, तो ये आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो है वो आपका दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को ज्वाइन करता है, कंबाइन करता है, और इसके लिए आपको एक यानी कि क्लॉज को दूसरे क्लॉज की जरूरत नहीं होती अपना मतलब कंप्लीट करने के लिए। अब जो हमारे सारे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं उनको हम लोग यानी कि उसका एक शॉर्ट फॉर्म उसकी ओरिजिनेट करते हैं ताकि वो हमें इजीली याद हो सके। तो उसकी शॉर्ट फॉर्म एक एक्रोनम हम उसके लिए कर रहे हैं, फैन बॉयज का। अब एक्रोनम क्या होता है? व्हाट इज एक्रोनिम? एक्रोनिम जो है वो आपका जब आप कोई खुद से एब्रीविएशन बना लेते हैं, यानी कि जो सारे वर्ड्स हैं उनके फर्स्ट लेटर्स को लेके आप जो है वो एक खुद से एक वर्ड ओरिजिनेट करते हैं, एक एब्रीविएशन बना लेते हैं, उसको हम लोग एक्रोनिम कहते हैं। तो ये आपका है फैन बॉयज। अब देखते हैं ये फैन बॉयज वर्ड कैसे हमारी हेल्प करता है कि हम लोग कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस को याद रख सकें। ये सारी आपकी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं, फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट, सो। अब देखिए फॉर का अगर हम लोग पहले लेटर एफ लेते हैं, एंड का ए, नॉर का एन, बट का बी, और का ओ, येट का वाई, सो का एस। तो ये हमारा टोटल बन जाता है फैन बॉयज, FANBOYS, फैन बॉयज। तो ये इसके थ्रू हम लोग याद रख सकते हैं। अब इनका पर्पस, फॉर जो है वो आपका किसी रीजन या पर्पस को एक्सप्लेन करता है, जैसे कि बिकॉज कर रहा होता है। इसी तरह एंड आपका दो चीजों को ऐड करने के लिए, एडिशन के लिए यूज होता है। नॉर आपका एक नेगेटिव आइडिया को जो पहले से पोर्ट्रे किया जा रहा है, एक नेगेटिव आइडिया, उसी को मजीद एक नए नेगेटिव आइडिया से को बयान करने के लिए यूज होता है। बट जो है वो आपका कंट्रास्ट शो करता है, और जो आपका चॉइस के लिए यूज होता है, यानी कि दो चीजें आपको दी गई हैं, आपने किसी एक को चूज करना है, एप्पल और मैंगो। येट आपका एक पहले से एक आइडिया मौजूद है, आप उसको जो है वो फॉलो करता है एक दूसरा कंट्रास्टिंग आइडिया, तो वो उसको येट कहते हैं। येट उसके लिए यूज होता है। सो जो है वो आपका किसी भी अफेक्ट, रिजल्ट या कॉन्सिक्वेंस को इंडिकेट करने के लिए यूज होता है। आगे एग्जांपल्स के थ्रू हम लोग इसको थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कस करते हैं।
I watch the ducks on the lake and the shirtless men playing saucer. तो यहाँ पे आपका दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को आपस में ज्वाइन किया गया है एंड के थ्रू. देन द नेक्स्ट वन इज आई डोंट गो फॉर द फ्रेश एयर. डोंट गो फॉर द फ्रेश एयर ये एक नेगेटिव आइडिया है. नॉर फॉर द डक्स, अब ये एक और नेगेटिव आइडिया इसी को प्रिसीड कर रहा है. आई जस्ट लाइक सुसर. तो ये आपका एक जो नेगेटिव आइडिया है वो आपका पहले वाले नेगेटिव आइडिया को ही फॉलो कर रहा है. तो ये आपका नॉर यूज हुआ है उस सेंस में. ये अब आपके दोनों जो है वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है एंड और नॉर. द मेन प्ले ऑन द टू टीम्स शर्ट्स. द मेन प्ले ऑन टू टीम्स शर्ट्स और स्किन्स. अब यहाँ पे आपका दो चॉइसेस हैं, शर्ट्स और स्किन. तो चॉइसेस के लिए आपका या अल्टरनेटिव्स के लिए आपका और यूज होता है. सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में हमने ये डिस्कस किया था कि एक दोनों हमारी इंडिपेंडेंट क्लॉजेस जो हैं वो आपस में ज्वाइन इस कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के थ्रू की जाती हैं. लेकिन सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में अगर हम लोग इसके नाम से ही देखें तो सबऑर्डिनेट मतलब मातहत होना, किसी के अंडर होना. तो वो जो है वो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में आपकी एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है जबकि दूसरी आपकी डिपेंडेंट होती है. यानी कि एक क्लॉज आपकी दूसरे पे डिपेंड कर रही होती है. जो इंडिपेंडेंट क्लॉज है वो अपना मतलब पूरा दे रही होती है, लेकिन जो आपकी डिपेंडेंट क्लॉज है अगर वो आप सिंगल यूज करेंगे तो वो अपना मतलब पूरा नहीं देगी. ये आपकी सारी जो है वो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है. ऑल्दो, बिफोर, वंस, दैट, व्हेन, वेदर, एज, हाउ, सिंस, दो, व्हेनेवर, व्हाइल, बिकॉज, इफ, देन, अनटिल, वेयर, वाई. ये आपकी कुछ कॉमन सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं जो कॉमनली यूज होती हैं. ये उनसे रिलेटेड ये टेबल बनाया गया है. अब यहाँ पे इसकी एग्जांपल्स डिस्कस कर लेते हैं कि until you try you will never know. अब यहाँ पे until जो है वो हमारी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, लेकिन until you try ये हमारा डिपेंडेंट क्लॉज है. अगर हम लोग इसको अलग से देखें, until you try जब तक तुम कोशिश नहीं करते, तो इसका अपना यानी कि कोई पूरा मतलब नहीं दे रहा जब तक अगला सेंटेंस या अगला क्लॉज इसके साथ नहीं जुड़ेगा. ये अपना पूरा मीनिंग नहीं देगा, हमें समझ नहीं लगेगी कि इस सेंटेंस में किसके बारे में बात की जा रही है. लेकिन अगर हम लोग पहले अगले वाला देखें तो वो हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज है. यू विल नेवर नो, तुम नहीं जान सकोगे. तो ये एक सिंपल सेंटेंस है. अनटिल जब इसके साथ एक कंजंक्शन लग गई है तो अनटिल यू ट्राई इसने इसे डिपेंडेंट क्लॉज बना दिया है. अनटिल यू ट्राई यू विल नेवर नो. एज आई राइट दिस लेटर, अगर हम लोग इस सेंटेंस को देखें एज आई राइट दिस लेटर, तो ये हमारा डिपेंडेंट क्लॉज है क्योंकि इसकी कोई सेंस नहीं बन रही जब तक अगला क्लॉज इसके लिए इंडिपेंडेंट क्लॉज यूज नहीं करेंगे. ये अपना परफेक्ट मीनिंग नहीं देगा. एज आई राइट दिस लेटर आई नो आई मस्ट से गुड बाय. तो ये आपका आई नो आई मस्ट से गुड बाय ये आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज है, यानी कि जो अपना मतलब पूरा दे रहा है इटसेल्फ. अगर हम लोग सिर्फ सिंपल इस क्लॉज को यूज करें तो हमें किसी और क्लॉज की जरूरत नहीं है. लेकिन जो स्टार्ट वाले क्लॉजेज हैं दोनों, वो अगर हम लोग यूज करें तो हमें अगले क्लॉज की जरूरत पड़ेगी क्योंकि वो डिपेंड कर रहा है अगले क्लॉज पे अपने मीनिंग के लिए. लाइफ हैज बीन सो हैप्पी सिंस आई मूव टू चिल. तो ये आपका लास्ट में जो है जो आपका क्लॉज आ गया, इसका मीनिंग पूरा करने के लिए हमें पीछे वाले सेंटेंस की जरूरत पड़ी है. यानी कि इसमें भी एक डिपेंडेंट क्लॉज है और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है. और अगर आपका डिपेंडेंट क्लॉज पहले आ जाता है तो उसके बाद आप कॉमा लगा के आखिर में फुल स्टॉप लगाएंगे. लेकिन आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज पहले आ जाता है तो आपका कॉमा नहीं यूज होगा. देन आपका लास्ट पे है कोरिलेटिव कंजंक्शन. अगर इसके नाम से ही देखा जाए कोरिलेटिव यानी कि दो रिलेटेड कंजंक्शंस. तो इसमें दो कंजंक्शंस जो हैं वो एक ही सेंटेंस में यूज होती हैं जो एक दूसरे से रिलेटेड होती हैं. यानी कि उसको अगर हम लोग सिंगली यूज करेंगे तो वो अपना मीनिंग नहीं देगा, पूरा मीनिंग नहीं देगा. उन दोनों जो है वो कंजंक्शंस को हमें एक ही सेंटेंस में यूज करना होता है ताकि वो अपना मीनिंग दे सके. कोरिलेटिव कंजंक्शंस आपकी कौन सी हैं? बोथ एंड, वेदर और, ईदर और, नीदर नॉर, नॉट बट,
नॉट ओनली बट ऑल्सो, यानी कि ये ऐसी कंजंक्शंस हैं जो को रिलेटिव कंजंक्शंस हैं और जो दोनों एक साथ यूज होती हैं एक ही फिक्रे में, यानी कि अलग अलग सेंटेंसेस में भी नहीं, एक ही सेंटेंस में जब आप एक कंजंक्शन को यूज करेंगे दूसरी भी मस्ट हो जाती है, यानी कि बोथ के साथ अब एंड जो है वो लाजमी यूज होगी, वेदर के साथ और जो है वो लाजमी यूज होगी। इसी तरह ये सारी कंजंक्शंस आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होती हैं। अब जिस तरह एग्जांपल्स में देखें, आई वॉन्ट ईदर द पिंक सोफा और द पर्पल वन। अगर आप सिंपल कहते हैं आई वॉन्ट ईदर द पिंक सोफा तो इसका कोई मीनिंग नहीं होगा कि मैं या तो पिंक सोफा चाहता हूं या आगे क्या, आपने कुछ ना कुछ कहना होगा कि आप पर्पल वन या पर्पल वाला। आई वॉन्ट ईदर द पिंक सोफा और द पर्पल वन, ईदर और आर जो है वो आपस में को रिलेटिव कंजंक्शंस है। आई विल स्टडी बोथ इंग्लिश लिटरेचर एंड आर्ट्स हिस्ट्री। तो अगर आप सिंगल कहते हैं कि आई विल स्टडी बोथ इंग्लिश लिटरेचर, तो ये यानी कि बोथ की सेंस कंप्लीट करने के लिए आपको अगली कंजंक्शन जो है वो एंड यूज करनी पड़ेगी। तो ये बोथ और एंड जो है वो दोनों आपस में रिलेटेड हैं। जहां पे बोथ का वर्ड यूज होगा वहां पे एंड का वर्ड लाजमी यूज होगा, क्योंकि बोथ दो को शो कर रहा है, तो उन दो चीजों को शो करने के लिए, उनका आपस में रिलेशन बनाने के लिए आपको एंड यूज करना पड़ेगा। तो को रिलेटिव कंजंक्शंस वो होती हैं जो आपकी दो कंजंक्शंस इन अ सेंटेंस यूज होती हैं ताकि वो अपना एक क्लियर मीनिंग जो है वो दे सके। Kindly like, subscribe and share my channel. Thank you for watching. Allah Hafiz.